उदयपुर कांड में जिस हत्यारे ने कन्हैयालाल की हत्या की, उसके रिश्ते, रियाज के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से थे। क्यों थे, क्या वजह थी, इस साजिश का खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। उस सेना को देने के लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है। वो 21,000 की तनख्वाह में -45 डिग्री टेम्परेचर में और +50 डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली देश को कोई बात नहीं हो सकती। भारत माता की रक्षा के लिए पैसे का बहाना खोजते हो आप, अडानी के लिए देश का खजाना खोलते हो आप, लोगों से भीख मांग के नरेंद्र मोदी की 420 सरकार को 420 रुपए का चेक भेजेंगे और कहेंगे भारतीय सेना के नाम पर पैसे का रोना बंद। आपके सामने एक गंभीर मसले पर बात करना चाहते हैं और यह गंभीर मसला यह है कि जिस घटना को सुनकर, सोचकर, देखकर लोगों की रूह कांप गई, जिस घटना को जानकर, देखकर लोगों की आत्मा हिल गई, जो इस देश के अंदर मानवता और इंसानियत को खत्म करने वाली घटना है, उस घटना के पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। मैं उदयपुर कांड की बात कर रहा हूं। उदयपुर कांड में जो दरिंदे शामिल थे, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इन दरिंदों का रिश्ता कहां से है, किससे है, कौन से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, यह खुलासा आज आपके सामने करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के माइनॉरिटी विंग से जुड़े हुए लोग, आरएसएस की जो संस्था है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उससे जुड़ा हुआ एक आदमी है ताहिर। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी विंग का प्रदेश का पदाधिकारी है इरशाद चैनवाला। यह राजस्थान बीजेपी माइनॉरिटी विंग का स्टेट का पदाधिकारी है। उसके साथ उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या करने वाले के रिश्ते क्या हैं, जिसमें वो गुलाब नाम के किसी बीजेपी के बड़े नेता का नाम ले रहा है, उससे रिश्ते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक इस मामले में खामोश क्यों है। उदयपुर कांड में जिस हत्यारे ने कन्हैयालाल की हत्या की, उसके रिश्ते, रियाज के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से थे। क्यों थे, क्या वजह थी, इस साजिश का खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। और इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें है उन सब से मांग करता हूं, एनआईए से मांग करता हूं, उन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कीजिए, बीजेपी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ कीजिए, उनसे जानिए कि उदयपुर कांड के पीछे का हकीकत क्या है, सही बात क्या है, सच्चाई क्या है, यह पूरा देश जानना चाहता है। एक आदमी की ऐसे गला काट के हत्या कर दी गई और जो हत्यारा है, जो दरिंदा है, उसके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, और पूरी की पूरी बीजेपी खामोश। मैं हैरान था कि नरेंद्र मोदी जी ने शांति की अपील तक नहीं की। मैं हैरान था कि इतनी बड़ी घटना पे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने शांति की अपील भी नहीं की। इरशाद चैनवाला, ये जो दो व्यक्ति इसमें दिखाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं,
इन दोनों का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की माइनॉरिटी विंग से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की संस्था है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उससे जुड़ी हुई संस्था है, और बीजेपी माइनॉरिटी विंग राजस्थान के ये लोग उसके पदाधिकारी हैं। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई से, केंद्रीय इकाई से, मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर कांड में जो व्यक्ति शामिल था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसके क्या रिश्ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में वो क्यों शामिल होता था? भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कन्हैया लाल का हत्यारा क्यों शामिल होता था? इस बात का खुलासा पूरे देश के सामने करना चाहिए। एक विषय तो यह था। दूसरा, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसके बारे में चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा है, और आप देखते होंगे कि हमारी ईडी जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गई है, उसको देश भर में विपक्ष के किसी भी नेता के बारे में सपने में भी कुछ ख्याल आ जाए तो उसके ऊपर छापा मार देती है। कभी सत्येंद्र जैन के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। अभी हाल का मामला आपने देखा होगा संजय रावत जी के ऊपर। और पूरी महाराष्ट्र की सरकार गिराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी की किडनैपिंग गैंग के साथ अगर किसी ने निभाया तो ईडी ने निभाया। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट कर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी विदेशों में बैठे, ईडी कुछ नहीं करती। ललित मोदी 2700-2800 करोड़ रुपए लूट कर बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के बैठा है, ईडी कुछ नहीं करती। ये तमाम बेईमान जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट लिया, बैंकों से हमारा आपका पैसा खाली करके लूट के चले गए, ये डकैत जो विदेशों में बैठे हैं, इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती? और मैं अब जो ये मामला बताने जा रहा हूं, ये कुछ जगह अखबारों में तो आया, बाकी बहुत ज्यादा मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई। डीएचएफएल नाम की हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इस संस्था ने 34,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया। 34,000 करोड़ रुपए का। और 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किन किन बैंकों से किया, उसके भी नाम मैं पढ़ देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा से 1959 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया से 4,750 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1,170 करोड़ रुपए, केनरा बैंक से 5,650 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1,034 करोड़ रुपए, फेडरल बैंक से 300 करोड़ रुपए, एचडीएफसी से 350 करोड़ रुपए, आईडीबीआई से 1,806 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक से 2,150 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक से 920 करोड़ रुपए, कर्नाटका बैंक से 200 करोड़ रुपए, पंजाब एंड सिंध बैंक से 1,385 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 3,802 करोड़ रुपए, साउथ इंडियन बैंक से 332 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 9,898 करोड़ रुपए, यूको बैंक से 500 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक से 6,662 करोड़ रुपए। ये करीब करीब टोटल अगर आप देखेंगे तो 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला है अलग अलग बैंकों से। हिंदुस्तान की आजादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला डीएचएफएल ने किया। और बैंकों में किसका पैसा जमा है? मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, कर्मचारी का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा,
मीडिया में काम करने वाले पत्रकार का पैसा, ये जितने बैंक मैंने नाम लिए इन सब में आपका पैसा जमा होगा। हमको आपको नफरत का जहर देकर भारतीय जनता पार्टी लूट करवा रही है, भ्रष्टाचार करवा रही है, बैंक से आपके पैसे खाली करवा रही है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह DHFL जिसने इतना बड़ा घोटाला किया, 42,000 करोड़ रुपए का बैंक का घोटाला किया, इस DHFL ने किसी और पार्टी को नहीं, देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 1-2 करोड़ रुपए नहीं 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को। 27 करोड़ रुपए चंदा दिया है अमित शाह जी की पार्टी को। तो मैं पूछना चाहता हूं, ईडी किस बिल में छिपी हुई है? ईडी कहां कुंभकर्ण की नींद सो रही है? ईडी जो छोटे छोटे मामलों में सक्रिय हो जाती है, वो ईडी धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधकर क्यों बैठी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ कीजिए। इस 42,000 34,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो बैंक का मामला आ रहा है, इन बेईमानों से चंदे की दलाली खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस किस प्रकार से इस लूट और बैंक के घोटाले में DHFL की मदद की, इसका खुलासा देश के सामने होना चाहिए। इनकी हाउसिंग कंपनी में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर, छोटा छोटा इन्वेस्टर, अपना पेट काट के पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर आज बर्बाद हो गया। बैंकों में हमारा आपका जो पैसा है वो पैसा लुट गया। जब आपकी कोई बैंक में पॉलिसी मैच्योर होगी तो बैंक कह देगा हम कंगाल हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, जैसे पिछले दिनों यस बैंक का मामला हुआ था। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं, जागिए, यह आपकी लूट है, आपके साथ की गई लूट है, यह आपका बैंक में जमा किया गया पैसा खाली किया गया है। तो यह आपके साथ जो लूट की गई है उसके लिए जाग जाइए और इस सरकार को जगाइए। कहां छिपी है ईडी, कहां छिपी है CBI, कहां छिपी है पुलिस? क्यों नहीं DHFL से पूछताछ होती? क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ की जाती कि ये 27 करोड़ रुपए का चंदा 42,000 करोड़ की लूट करने वालों से भारतीय जनता पार्टी ने कब और कैसे लिया और उनकी क्या क्या मदद की? ये पूछताछ होनी चाहिए। तो दूसरा विषय ये था। और तीसरा और अंतिम विषय अग्निपथ, जिससे हमारे नौजवान लथपथ हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं और जिसके कारण भारत की सेना की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, भारत माता की रक्षा आज सवालों के घेरे में है। और मैं बहुत सामान्य तरीके से बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, इस कोरोना की महामारी में लगभग 2.5 लाख जवान सेना से रिटायर हो गए, भर्तियां नहीं हुई। अब आपकी इस अग्निपथ योजना में हर साल 35,000 जवान हमारी भारतीय सेना में कम होंगे। एक तरफ 35,000 जवान हमारी भारतीय सेना में कम होंगे क्योंकि 46,000 में से 25% आप कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका दुश्मन देश, भारत का दुश्मन देश चीन अपनी सेना में 4.5 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष कर रहा है। जी हां, 4.5 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की रक्षा के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना को आप कमजोर क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप भारतीय सेना में 6 महीने की ट्रेनिंग वाला सोल्जर क्यों तैयार कर रहे हैं?
क्या आपकी मंशा है? भारत की सीमा को, भारत माता की रक्षा को क्यों खतरे में आप डालना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने भारत माता की रक्षा के साथ और भारतीय सेना के साथ गद्दारी करने का काम मोदी सरकार ने किया है। इसके लिए देश कभी इनको माफ नहीं करेगा। और जो बहाना दिया जा रहा है, वो बहाना आंख से आंसू निकाल देगा। बहाना क्या कहा जा रहा है? पैसा नहीं है, हम सेना को तनख्वाह नहीं दे सकते। जो सेना -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में हमारी रक्षा करती है, जो सेना 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में हमारी रक्षा करती है, उस सेना के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, उस सेना को देने के लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है। वो 21,000 की तनख्वाह में -45 डिग्री टेम्परेचर में और +50 डिग्री टेम्परेचर में नौकरी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाली देश को कोई बात नहीं हो सकती। भारत माता की रक्षा के लिए पैसे का बहाना खोजते हो आप, अडानी के लिए देश का खजाना खोलते हो आप, बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों के लिए देश का खजाना खोलते हो, लुटाते हो उनके ऊपर। DHFL को 42,000 करोड़ रुपए की बैंक लूट करवाते हो आप। ये पैसा कहां गया हमारा? जो पैसा सेना को नहीं मिल सकता, वो नीरव मोदी के पास है, वो मेहुल चौकसी के पास है, वो विजय माल्या के पास है। 10.5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों ने बैंकों का लूटा है। उनसे पैसा वसूल करो और भारत माता की रक्षा, देश की सीमा की रक्षा के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता मत करो। पेंशन बहाल करो और पूरी की पूरी नौकरी सेना की नौजवानों के लिए बहाल करो। मेडिकल की फैसिलिटी, मेडल की फैसिलिटी, आप बताइए, किसी जवान को मरणोपरांत भी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको परमवीर चक्र के योग्य नहीं समझा जाएगा, अशोक चक्र के योग्य नहीं समझा जाएगा। एक अग्निवीर अगर सेना में रहते हुए अपनी शहादत भी देता है, तब भी उसको, उसके परिवार की कोई चिंता नहीं की जाएगी, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मेडल नहीं दिया जाएगा, परमवीर चक्र, अशोक चक्र से सम्मानित नहीं किया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि कल पूरे उत्तर प्रदेश में भिक्षाटन का कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए 420 रुपए का चेक हर जिले से हमारी पार्टी के लोग भेजने का काम करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि भारतीय सेना के साथ 420 मत करो और भारतीय सेना के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए पैसे की कमी का रोना बंद करो। तुम्हारे पूंजीपति मित्रों ने देश को लूटा है। तो इसलिए बंसराज जी हैं जो हमारे छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंकज अवाना जी हैं जो यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों की अगुवाई में कल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी दोनों युवा और छात्र इकाई, ये लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम करेंगे। लोगों से भीख मांग के नरेंद्र मोदी की 420 सरकार को 420 रुपए का चेक भेजेंगे और कहेंगे भारतीय सेना के नाम पर पैसे का रोना बंद करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।